जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का पेपर जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। उसके सभी 40 के 40 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस का यहाँ पे हमने डिटेल डिस्कस के साथ यानी डिस्कशन किया है। क्वेश्चन 40 है, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे 250 से लेकर 300 उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। तो लास्ट समय में अपनी तैयारी इससे मजबूत कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। एक तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि यूकेएसएससी कैसा पैटर्न है जो लेटेस्ट एग्जाम में है, तो बहुत ही बेनिफिट आपको करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट। तो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से उत्तराखंड में जो नंधौर अभ्यारण्य स्थित है वह किस जनपद में है? नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी नैनीताल इसका सही है। तो राज्य में जो नंधौर अभ्यारण्य है वो आपको नैनीताल में मिलेगा। अब यहाँ से जो अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो कितने अभ्यारण्य यहाँ पे उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में जो अभ्यारण्य की संख्या है वह 7 है। कितने हैं टोटल? 7 हैं। और वह 7 कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, पहला आपको ध्यान रखना है वह है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1955 को हुई थी। उत्तरकाशी जनपद में है और 485 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो पहला हो गया गोविंद वन्यजीव विहार, 1955 में स्थापना, उत्तरकाशी जनपद में है और 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, स्थापना 1972, चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग दोनों में है और 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऐसा प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछ लिया है कि राज्य का सबसे बड़ा वो जो वन्यजीव विहार है वह कौन सा है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। फिर तीसरा जो वन्यजीव विहार है अस्कोट है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा और 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो पहले 3 कौन से हो गए? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार और अस्कोट वन्यजीव विहार। 1955, 1972, 1986 और यहाँ पे ध्यान रखना 957 केदारनाथ वन्यजीव विहार का है जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। फिर इसके अलावा 3 और देखिए, सोना नदी, बिनसर और मसूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सोना नदी, बिनसर, सोना नदी की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, पौड़ी में यानी यहाँ पे पौड़ी जनपद में है और 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। बिनसर की बात करें 88 में अल्मोड़ा में है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन तीनों को एक साथ करते हैं यानी इन तीनों को अस्कोट, सोना और बिनसर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1986, 1987, 1988, आसानी से याद हो जाएंगे। अस्कोट, सोना, बिनसर 86, 87, 88। और देखिए अस्कोट का क्षेत्रफल 600 है तो 600 का आधा कर दो सोना नदी में तो आप पहुंच जाओगे 301 पे यानी 300 वर्ग किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, है ना। तो अस्कोट का 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, सोना नदी का 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिनसर की बात करें तो 47 और मसूरी और फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। यही पूछा था, अगली बार स्थापना पूछी जाएगी तो 2012 में नैनीताल और उधमसिंह नगर दोनों जनपद में है और 270 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी है। कितना क्षेत्रफल है? 11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है यहाँ पे कि उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं जो संरक्षण संगठन है इसके संस्थापक कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन है जैसे आपके पास राजीव जो नयन बहुगुणा जी है, खड़क वाल्दिया जी, कमल जोशी जी या फिर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, अनिल प्रकाश जोशी जी, वह सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट में कहते हैं हैस्को, HESCO, हैस्को इसे शॉर्ट में कहते हैं। यानी क्या हुआ? इंग्लिश में इसका मतलब हुआ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपको यहां पे पूछा जाए कि हैस्को की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में। किसने की थी? 1979 में अनिल प्रकाश जोशी जी ने की थी। लेकिन ये फॉर्मली रूप से जो रजिस्टर हुआ, ध्यान रखना स्थापना 1979 में हो गई थी लेकिन रजिस्टर हुआ जब यानी जब गवर्नमेंट जब रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर ये हुआ था 1983 में। तो दोनों तिथि आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मली रजिस्टर्ड कब हुआ? 1983 में हुआ। स्थापना कब हो गई थी? 1979 में इसकी स्थापना हो गई थी।
दोस्तों यूकेएसएससी का कुछ भरोसा नहीं रहता, यूकेएसएससी आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए थोड़ा बहुत और क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जैसे अनिल प्रकाश जोशी जी की बात करें तो इन्हें 2006 में, कब, 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कब? 2006 में। और 2020 में, यानी अभी करंट अफेयर का आई है, 2020 में अनिल जोशी जी को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण से। तो ध्यान रखना, पद्म भूषण सम्मान से 2020 में दिया गया, 2006 में पद्मश्री सम्मान से दिया गया। हेस्को की स्थापना 1979 में की थी, लेकिन फॉर्मली जो रजिस्टर हुआ था 1983 में हुआ था। तो इन प्रश्नों को यहां से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 3 है कि भारतीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, अल्फ्रेड लिंगार्ड, वह सही आंसर है। और जब इसकी स्थापना की गई थी 1893 में, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और फिर बाद में 1925 में, कब? 1925 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ द वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना 1925 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और इस संस्थान ने बहुत से जो पशु से संबंधित जो रोग होते हैं उनके टीके की खोज की थी। जैसे रिंडर पेस्ट की खोज की थी, रानीखेत जो रोग होता है उसका यहाँ पे समाधान इन्होंने खोजा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। कोटद्वार में, देहरादून में, नैनीताल में या फिर अल्मोड़ा में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोटद्वार में। कुमाऊं परिषद के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे कुमाऊं परिषद की बात करें, देखिए दोस्तों यह जो तीसरा अधिवेशन था, यानी जो अगर बात करें कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था, ये हुआ था 22 से 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। कब से कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें, देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वे थे राय बहादुर बद्री दत्त जोशी जी, बद्री दत्त जोशी जी। तो ध्यान रखना दोस्तों, बद्री दत्त जोशी जी है, बद्री दत्त पांडे नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, बद्री दत्त पांडे ऑप्शन में आ सकता है। तो बद्री दत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक है स्वागता अध्यक्ष, यानी जो स्वागत वाले जो अध्यक्ष होते हैं, यानी स्वागता अध्यक्ष। तो स्वागता अध्यक्ष कौन थे? तो स्वागता जो अध्यक्ष थे उनका नाम था तारा दत्त गेरोला जी। क्या नाम था? तारा दत्त गेरोला जी। तो तारा दत्त गेरोला जी इसके क्या थे? स्वागता अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि जब यह अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन को क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या जाना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन जाना जाता है? तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। कहां पे हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? बद्री दत्त जोशी ने की थी। स्वागत अध्यक्ष कौन था? तारा दत्त गेरोला जी थे। और इसके अलावा इसी अधिवेशन को गुरु परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे यह है। और बद्री दत्त पांडे जी से आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि बद्री दत्त पांडे जी को हिंदू मुस्लिम एकता का कर्णधार माना जाता है, यानी इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छा काम किया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यह क्वेश्चन विवादित है, आयोग ने इसका आंसर गलत दिया था। फिर भी अब हम आपको कहेंगे कि अब आयोग के अनुसार आप चले। देखिए ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन तो सभी है दोस्तों, पातज भी बोला जाता है, बकरवाल भी बोला जाता है, पालसी भी कहा जाता है। लेकिन आयोग ने इस बार इसका आंसर क्या माना? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना, यानी पातज आयोग ने गलत मान दिया, जबकि यह सही था। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कूजा एक्ट का संबंध है। अब कूजा एक्ट आपको पूछा है, तो देखिए वन संरक्षण से तो बिल्कुल नहीं है, महिला संरक्षण से बिल्कुल नहीं है, शराबबंदी से भी बिल्कुल नहीं है, भूमि बंदोबस्त से इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों अगर हम कूजा की बात करते हैं ना, तो कूजा ये होता है KUJA, कूजा क्या है? KUJA। आपको पूछा जाएगा कि कूजा का फुल फॉर्म क्या है? कूजा का फुल फॉर्म क्या हो गया? कुमाऊं। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या है? कुमाऊं उत्तराखंड, कुमाऊं उत्तराखंड। ध्यान रखना कुमाऊं उत्तराखंड। जे से क्या था? जे से था जमींदारी। जे से क्या था? जमींदारी। तो जमींदारी यानी भू बंदोबस्त से संबंधित हो गया। तो जे से जमींदारी एबोलिशन एक्ट। क्या था? एबोलिशन। ध्यान रखना एबोलिशन एक्ट। तो एबोलिशन एक्ट, तो एबोलिशन एक्ट। तो क्या नाम था? कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट। और यह एक्ट कब आया था? 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में आया था और 61 से यह लागू हो गया था, यानी 1960। ध्यान रखना कूजा एक्ट 1960। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं कि 1921 में जो गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सरल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, पी विडम को। तो यहां से और क्या प्रश्न बनेंगे, देखिए दोस्तों यहां की बात करें, इस कमेटी की गठन की बात करें तो एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रखना है, कब है, 13 अप्रैल को। कब है, 13 अप्रैल 1921। क्या नाम है, 13 अप्रैल 1921। 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊं जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है इसका गठन किया गया था। और इसने बाद में अक्टूबर 1921 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी सरकार को। और फिर बाद में इसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद 1922 में जो वन है यहां पे, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ध्यान रखना, अक्टूबर 1921 में इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। 13 अप्रैल 1921 को यह कमेटी गठित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 से दोस्तों यह ध्यान रखना, और पी विडम इसके अध्यक्ष है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आटागाड़ सहायक नदी है किसकी, पिंडर की, यमुना की, अलकनंदा नदी की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे यमुना नदी जा सकते हैं कंफ्यूज होकर, क्यों, यमुना नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है अलगाड़ नदी। क्या नाम है, अलगाड़। अलगाड़। तो देखिए दोस्तों, अलगाड़ और आटागाड़ दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, अलगाड़ आटागाड़। लेकिन अलगाड़ पूछा जाए तो वो यमुना की सहायक नदी है, और आटागाड़ पूछा जाए तो वह किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पिंडर की सहायक नदी क्या है, आटागाड़ नदी। जब दोस्तों हमने आपको जब अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस कराया था, तो उसी का यहाँ पे एक पार्ट है। देखिए अलकनंदा नदी पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आ रही है ऊपर से अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी की जैसे ये सहायक नदी हो गया, कौन सी हो गया, ये आ गई पिंडर नदी। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान मारा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से आई पिंडर नदी। और पिंडर नदी की यहाँ पे सहायक नदी है आटागाड़, जो दूधातोली नामक स्थान से निकल रही है। आटागाड़ दूधातोली नामक स्थान से निकल रही है, और पिंडारी की ये सहायक नदी है। और देखिए दोस्तों, पिंडारी में सहायक जो पिंडारी नदी है, इसमें कुछ डैम है जो बार बार पूछे जाते हैं, पडुली डैम, मेलखेट डैम, बगोली डैम, बंगरी, देवसारी। यह डैम किस नदी पर है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये चारों डैम को ध्यान रखना। और नंदाकिनी के डैम है जैसे राजवक्ती और बनाला। खैर यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम आटागाड़ के बारे में देख रहे थे, और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। तो दोस्तों यहां तक ये था। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय पे, मोनाल पक्षी पे, चंद्र सिंह गढ़वाली पे, या फिर गोविंद बल्लभ पंत जी पे। तो आपको बताना है कि किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन फैक्ट कराए जा रहे हैं तो जरूर देखिए। अगर दोस्तों आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी है और आपका अपना सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स से है जिन्होंने ऑलरेडी इन्हें कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लिया है, और आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स के यानी पहले काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, 4-5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उन्हें अपनी मेहनत थोड़ा और बढ़ानी है अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। अगर यहां पे पूछा जाए, जैसे जीबी पंत जी की बात करते हैं, तो जीबी पंत जी पर जो डाक टिकट जारी किया गया था ये 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करें तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी पे जो डाक टिकट जारी किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना, वो 1994 में किया गया था। कब किया गया था, 1994 में। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट 1994 में, जीबी पंत जी पर डाक टिकट 1965 में। मोनाल पक्षी की बात करें, देखिए मोनाल की बात करें तो 1975। कब, 1975। तो मोनाल पक्षी 1975, बीरचंद सिंह गढ़वाली 1994, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो 1965। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बुरांस पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि बुरांस पे कब किया गया यानी डाक टिकट जारी। इसके अलावा ब्रह्म कमल, क्या है, ब्रह्म कमल। तो देखिए बुरांस की बात करते हैं तो बुरांस, जैसे देखो मोनाल पक्षी 1975, इसके 2 साल बाद यानी 1977 में बुरांस पर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। और यहीं पर अगर ब्रह्म कमल की बात करें तो यहां पर आपको 82 में चला जाना है, 1982 में, 1982, 1982 में। तो दोस्तों इसे अभी याद करें, देखिए मोनाल पक्षी 1975, चंद्र सिंह गढ़वाली 1994, जीबी पंत 1965, बुरांस की बात करें 1977, ब्रह्म कमल की बात करें और तो 1982। इसके अलावा दोस्तों 2-3 काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे है हेमंती नंदन बहुगुणा। कौन है, हेमंती नंदन बहुगुणा। देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, हेमंती नंदन बहुगुणा जी जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहे हैं।
उन पर जो डाक टिकट जारी किया गया ये 2018 में किया गया। कब किया गया? 2018 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। इसके अलावा जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, तो सुमित्रा नंदन पंत जी पे कब किया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी पे 2015 में किया गया। पंत 5 यानी यहां से आप याद कर सकते हो आसानी से। और इन पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो फिलहाल दोस्तों इन नाम को आप जरूर याद करना, एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा आपको और याद करना है तो एक चीज आप याद कर देना, केदारनाथ और बद्रीनाथ पे। देखिए केदारनाथ आपको पूछा जाए, यहां पे लिख लेता मैं, केदारनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ की बात करेंगे यहां पे, बद्रीनाथ, तो देखिए बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ पे 2003 में डाक टिकट जारी किया गया था। और केदारनाथ की बात करें यहां पे कर लेते हैं इसे, केदारनाथ। तो देखिए दोस्तों अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं यहां पे केदारनाथ की, तो केदारनाथ पे 2001 में किया गया था। तो इन पर जो डाक टिकट जारी किया गया था इन्हें जरूर याद करें और अभी याद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड का जो रेणुका देवी जो मेला है वो कहां पे लगता है? देखिए दोस्तों रेणुका देवी जो मंदिर है वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी में, तो मेला भी यहीं पर लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी में कुछ और भी मेले हैं, जैसे यहां पे क्या लगता है, एक लगता है फेमस मेला है यहाँ पे सेलकू उत्सव। क्या है? सेलकू उत्सव या सेलकू मेला हो गया। इसके अलावा एक है कंडक मेला। क्या है? कंडक मेला। तो कंडक मेला भी उत्तरकाशी में है। कंडक मेला के अलावा आपको एक ध्यान रखना है, हारूणी मेला। क्या है? हारूणी। तो हारूणी मेला कहां पर है? यह भी उत्तरकाशी में है। और एक और आपको यहां पे ध्यान रखना है, वो है गेंदुआ मेला। क्या नाम है? गेंदुआ। ध्यान रखना ये है गेंदुआ। ध्यान रखना क्या है? गेंदुआ। गिंदी मेला नहीं है, गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, दुगड्डा में लगता है ना। ये गेंदुआ है। तो गेंदुआ मेला कहां पे लगता है? गेंदुआ मेला उत्तरकाशी में लगता है। तो इन मेले को आप जरूर याद करना, काफी इंपोर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? देखिए दोस्तों यह जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है, ओली में। कहां पे दिखेगा? ओली में दिखेगा। और कोई यहां पे ऐसा है स्टूडेंट जो ये बता सकते हैं कि यह शब्द किसके थे? तो यह शब्द किसके थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो शब्द लिखे हैं किसने लिखे थे, अगली बार ये पूछा जाएगा। अगर नहीं आता आपको तो इसका आंसर मैं आपको पिन करवा दूंगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे पद्मश्री? तो ये सरल क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी जो नीलांबर पंत जी है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध जो बद्रीनाथ तीर्थ है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी सारस्वत धाम। ये सही है। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, कहां पे बात कर रहे हैं? ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है कौशिकी ब्राह्मण। क्या नाम है? कौशिकी ब्राह्मण। क्या नाम है? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है कि वाक देवी का निवास स्थान, वाक देवी, तो वाक देवी यानी सरस्वती की देवी, वाक देवी का निवास स्थान कहां पर है? बद्रिकाश्रम में है। कहां पर है? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम यानी कहां पर है? बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में है। तो ऋग्वेद का जो कौशिकी ब्राह्मण है वहां पे बताया गया है कि वाक देवी का जो निवास स्थान है वो बद्रिकाश्रम है। वाक देवी यानी इसका मतलब क्या हुआ? वाक देवी यानी सरस्वती देवी, सरस्वती देवी से सारस्वत धाम, सारस्वत कहां पर है? बद्रीनाथ में है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और एक चीज यहां पे और भी प्रश्न बनता है, षष्ठी लक्ष्य संहिता जो महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी वो बद्रिकाश्रम में ही लिखी थी। तो ध्यान रखना षष्ठी लक्ष्य संहिता किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। कहां पर लिखी है? बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ पे ही लिखी है। और बद्रीनाथ में आपको कुछ प्रसिद्ध गुफाएं मिलेगी, जैसे कौन सी मिलेगी? मुचुकुंद गुफा। ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि मुचुकुंद गुफा कहां पर है, तो बद्रिकाश्रम में है। तो ऐसी चीजें छोटी छोटी ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहां पे पूछा है कि उत्तराखंड का जो औद्योगिक नीति है 2008 पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया था कितनी श्रेणियों में? तो यहां पे आपको बताना है कि कितनी श्रेणियों में इसे बांटा गया था। तो देखिए दोस्तों सरल क्वेश्चन है, वैसे पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, और इस बार पहली बार तो जब क्वेश्चन पूछा था तो सिंपल ये पूछा था कि उत्तराखंड की औद्योगिक नीति कब आई थी, यानी उत्तराखंड औद्योगिक जो नीति थी वो कब आई थी, ये वाली, तो 2008 में आई थी, कुछ ऐसा प्रश्न था। लेकिन अब यहां पे पूछा कि जो ये नीति आई थी कितनी श्रेणियों में बांटा गया था।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी दो श्रेणियों में। देखिए दोस्तों, इसे दो पार्टों में बांटा गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। किस पार्ट में? दो पार्ट में, श्रेणी ए, श्रेणी बी। और जो 2008 में जो औद्योगिक प्रोत्साहन जो नीति आई थी, ध्यान रखना, यह नीति कब आई थी, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो यह नीति आई थी 1 अप्रैल 2008 को। कब आई थी, पहले ध्यान रख लीजिए, यह जो नीति आई थी 1 अप्रैल 2008 में यह नीति आई थी, और जिसे 10 साल के लिए अपनाया गया था, यानी 2018 में इसने खत्म हो जाना था, खत्म भी हो गई होगी। तो इस भाग के अनुसार दो पार्ट में से बांटा गया, और श्रेणी ए में किन किन जनपदों को रखा गया? जो ऊपर के 3 जनपद है, जैसे एक हो गया चमोली, जो सबसे ऊपर है चमोली। इसके अलावा उत्तरकाशी, अगली बार तब प्रश्न ऐसा बनेगा कि श्रेणी ए में कौन से जनपद शामिल है, तो चमोली शामिल है, उत्तरकाशी शामिल है, चमोली, उत्तरकाशी, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पिथौरागढ़। 3 नाम ध्यान रख लिए। अब जो थोड़ा छोटे छोटे हैं वह भी ध्यान रख लीजिए, एक है चंपावत और एक है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? चंपावत व रुद्रप्रयाग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, इन जनपदों को श्रेणी ए में रखा गया है। जो बाकी कुछ जनपद बचते हैं वो जो श्रेणी बी है वहां पे रख लिया गया है। तो यहां ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि श्रेणी ए में कौन कौन से शामिल है, तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता को हो? देखिए दोस्तों, सरल क्वेश्चन है, और सरल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि केदार के दिया है, तो केदार किससे होंगे? भगवान शिव से होंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी सी, यानी इसका राइट होगा महादेव से। महादेव यानी भगवान शिव की। पंचाचूली पर्वत की चोटी की ऊंचाई कहां कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर। 6904 मीटर पर्वत की इसकी हाइट है। कहां पर मिलेगा? पंचाचूली, पिथौरागढ़ जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? निम्न में से पूछा है, ध्यान रखना दोस्तों, निम्न में से पूछा है। वैसे तो जो राजपुर नहर है जो रानी कर्णावती ने बनाई थी वो काफी पुरानी है, लेकिन निम्न में से पूछा है, तो निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर जो सी है, ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर इसका राइट आंसर है। तो ऊपरी गंगा नहर इसका राइट आंसर है। और यहां से क्या प्रश्न बनेंगे? देखिए, ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1842 से लेकर 1856 तक, यानी इतना समय लग गया था इसे बनाने में, 1842 से लेकर 1856 तक। ठीक है, 1842 से लेकर 1856 तक। कल्पना किसने की थी? देखो, इस नहर का निर्माण करने की जो कल्पना की थी या परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस वगैरह की थी, जो भी किया था वह किया था थॉमसन ने। गवर्नर थॉमसन था उसका नाम, थॉमसन। तो थॉमसन ने यह किया था। निर्माण कार्य किसने कराया था? निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य की बात की जाए तो पीबी कार्टले। क्या नाम है? पीबी कार्टले। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये है, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अपनी जो कॉपी है इसे खुद नोट डाउन करें। ध्यान रखना दोस्तों, यही प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और 90% से ज्यादा गारंटी देते हैं दोस्तों, 90% से ज्यादा अगर हमने ये सीरीज आपको 90 दिन दे दी तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, लाइक से हमें आपके मोटिवेट मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, थॉमसन ने इसकी कल्पना की थी, पीबी कार्टले ने इसका निर्माण कराने का प्रमुख भूमिका निभाई थी, और 1842 और 56 में इसका निर्माण कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ? और यह क्वेश्चन क्या है? सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? रानीखेत, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही आंसर है। देखिए क्या प्रश्न बनते हैं यहां से दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनेंगे कि सबसे पहले कि जो कुमाऊं जो रेजिमेंट जो नाम है, यानी कुमाऊं जो राइफल नाम कब दिया गया था? तो 27 अक्टूबर 1945 को नाम दिया था। अगर कुमाऊं राइफल नाम बोला जाए कि कब दिया गया कुमाऊं राइफल नाम, तो कुमाऊं राइफल अगर नाम पूछा जाए कब दिया गया तो आएगा, आपका आंसर आएगा अक्टूबर 1945, 27 अक्टूबर 1945, 27 अक्टूबर 1945, 1985, 27 अक्टूबर 1945। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि इसे कब यहां पर हेडक्वार्टर चेंज किया गया? तो रानीखेत में किया गया। कब किया गया? ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह किया गया था मई 1948 को, मई 1948। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया कहां से? आगरा से। कहां से किया गया था? आगरा से रानीखेत, आगरा से रानीखेत। तो आगरा से रानीखेत किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहां पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे यह है कि कुमाऊं रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जहां से हमें 3 थल सेना अध्यक्ष प्राप्त हुए हैं। 3 थल सेना अध्यक्ष, 3 थल सेना के अध्यक्ष हमें प्राप्त हुए हैं। 3 थल सेना अध्यक्ष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? देखिए, एक थल सेना अध्यक्ष कौन है? वह है जनरल एस.एम. श्री नागेश। ध्यान रखना, जनरल क्या है? एस.एम. श्री नागेश, श्री नागेश। तो श्री नागेश ये हो गया, एस.एम. श्री नागेश हो गया।
दूसरे की बात करें, दूसरे कौन है? दूसरे हैं जनरल के एस थिमैया, जनरल के एस थिमैया। तो जनरल के एस थिमैया, यहां पे ये राइट आंसर हो गया। और तीसरे की बात करेंगे, यहां पे जो तीसरा नाम आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है जनरल टी एन रेना। तो टी एन रेना यहां पे ये नाम है। तो तीन यानी नाम यहां पे ये हो गए। और एक चीज ध्यान रखना, जो यहां से कुमाऊं रेजिमेंट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं मेजर सोमनाथ जी थे, चौथी बटालियन से थे, और उन्हें पहला जो परमवीर चक्र है वह प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, वर्ष 1926 में किस परिषद की संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? तो सरल क्वेश्चन है कि क्या है इसका आंसर? कुमाऊं परिषद है। और कुमाऊं परिषद से क्या प्रश्न बनते हैं? देखिए, कुमाऊं परिषद से प्रश्न बनते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 को हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? एच.जी. पंत ने की थी, हरगोविंद पंत ने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी, और भी बहुत सारे थे। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले परिकल्पना कब की गई थी? परिकल्पना सबसे पहले परिकल्पना कब आई थी? ये आई थी 1908 में। कब आई थी? 1908 में। कहां पर? अल्मोड़ा अखबार में। कब? अल्मोड़ा अखबार में। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले परिकल्पना किसने की थी? अल्मोड़ा अखबार द्वारा की गई थी, 1908 में की गई थी। इसके अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? ध्यान रखना, पहला अधिवेशन हुआ था सितंबर 1917 को। सितंबर 1917 को पहला अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? सितंबर 1917 को पहला अधिवेशन। जयदत्त जोशी कौन थे यहां पे? जयदत्त जोशी। और यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरे की बात करें, दूसरा अधिवेशन की बात करें तो दूसरा हुआ था, ध्यान रखना, दिसंबर 1918। कब हुआ था? दिसंबर 1918। और इस अधिवेशन की बात करें तो तारादत्त गहलोत जी अध्यक्ष थे, और हल्द्वानी में हुआ था। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वह है तीसरा अधिवेशन, जो अक्टूबर 1919 में हुआ था। बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे, कोटद्वार में यह अधिवेशन हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा यह, क्योंकि इस अधिवेशन को गुरु चेला परंपरा के रूप में जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। तीसरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? इसका आंसर? तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर जो डी है मोतीराम सनवाल, ये इसके सही आंसर है। क्या है? मोतीराम सनवाल। अब देखिए दोस्तों, जब हम मोतीराम सनवाल की बात करें तो लखनऊ मेडिसिन में पंजीकृत थे। कब पंजीकृत थे? तो इनका जो पंजीकरण था वो था नवंबर 1940 को। कब था? नवंबर 1940 को ये पंजीकृत थे, यानी इनकी जो तिथि थी नवंबर 1940 थी। तो ये हो गया। मोतीराम सनवाल जी की बात करें तो इनसे एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जगदीश फार्मेसी नाम से काम करते थे। कहां से? जगदीश फार्मेसी। तो जगदीश फार्मेसी के नाम से, यानी जो उन्होंने एक अपना जो वेद खोला था जगदीश फार्मेसी के नाम से, और उसी के नाम से काम करते थे। और इनके जगदीश फार्मेसी यानी ये हो गया। बाकी दोस्तों जैसे रामदत्त पंत है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कविराज के नाम से। कविराज उपनाम है इनका, कविराज उपनाम है। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि कविराज किसका नाम है। ये हो गया कि बंधु नामक जो मासिक पत्र है इसका संपादन कब किया गया? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां पे अगर हम बात करें, इसका आंसर लिख लेते हैं, 11 है। 11वां क्वेश्चन है ये कि निम्न में से बंधु नामक जो मासिक पत्र है इसका संपादन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी राम सिंह धोनी जी ने। देखिए, बंधु नामक मासिक पत्र का जो संपादन का जो कार्य किया था वह क्या था? राम सिंह धोनी जी ने। अब देखिए, राम सिंह धोनी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, 1893 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। और फिर 1930 में उनका निधन हो गया था। तल्ला बिनोला जो गांव है जयंती अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। बंधु समाचार पत्र, देखिए यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि बंधु समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन करवाया था, फतेहपुर से इसका प्रकाशन करवाया था। और सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि सर्वप्रथम जय हिंद नारा इन्होंने दिया था। तो आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह फैक्ट आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनसे भी पहले जय हिंद का नारा दे दिया था। तो किसने दिया था? यह राम सिंह धोनी जी ने ही दिया था। 1920-21 के आसपास दे दिया था उन्होंने। तो राम सिंह धोनी जी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। उनकी स्मृति में 1935 में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना जयंती सालम जो अल्मोड़ा है वहां पे की गई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी फैक्ट लिखे ना सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद करना है। देखिए,
अगर सफलता चाहिए दोस्तों तो मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा फैक्ट यूकेएसएससी पूछ जाएगा, आप सोचेंगे छोड़ो यार ये फैक्ट थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यूकेएसएससी वही फैक्ट आपको पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी फैक्ट आपको नहीं छोड़ना है। जो फैक्ट भी आपको बताए जाते हैं उन फैक्टों को आपको दोस्तों याद करना है, समझना है। जानता हूं एक बार में कभी भी याद नहीं होता, 2 बार में भी याद नहीं होता, कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कीजिए, आप भी कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद याद कीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, राम सिंह धोनी जी का जन्म 1893 में हुआ था, 1930 में 90 में उनकी 1930 में उनका मृत्यु हो गई थी। अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बंधु पत्र में उन्होंने संपादन का कार्य किया था। जय हिंद का नारा उन्होंने सबसे पहले दिया था और उनकी स्मृति में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना की गई थी 1935 में। कहां पर? जो जयंती सालम अल्मोड़ा है वहां पे की गई थी। 1925 से 26 तक वे शक्ति समाचार पत्र के संपादक भी रहे थे और उन्हें एक सच्चा देशभक्त की उपाधि के रूप में भी दिया जाता था। शायद गांधी जी ने उन्हें यह उपाधि दी थी और बंबई में उन्होंने हिमालय पर्वतीय संघ की भी स्थापना की थी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे दोस्तों, जैसे ये ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, इंद्र सिंह नयाल जी, इनसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और प्रश्न दोस्तों वो यह है कि इनकी एक किताब है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है और उस किताब का नाम है, क्या नाम है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। क्या नाम है? स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम लिखे यहाँ पे। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, कुमाऊं का योगदान। तो कुमाऊं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी रचना है? वो जो रचना है वो किसकी रचना है? ये रचना है इंद्र सिंह नयाल जी की। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है और पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में चेतु माणुक्य कौन थे? देखिए, चेतु माणुक्य की बात करें तो ये एक चित्रकार थे जो यहाँ पे जो मोलाराम जी हैं उनके शिष्य थे। और ये किसके दरबार में थे? यह जो दरबार में थे ये सुदर्शन शाह के दरबार में थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की बात करें, देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न क्यों पूछा गया था आपको ये बताता हूं। देखिए, करंट अफेयर का ये प्रश्न था, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है रोडोडेंड्रोन की, जेट्रोफा की, सारगोसा की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न क्यों पूछा गया था? पूछा इसलिए गया था क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड के संदर्भ में ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट था। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो है जो आपको ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है, यानी जेट्रोफा, इसका बिल्कुल सही है। और क्यों यह प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न दोस्तों यहाँ पे इसलिए पूछा गया था कि पहली बायोडीजल फ्यूल का प्रयोग कराया गया था। पहला बायोडीजल फ्यूल। तो देखिए दोस्तों, पहला अगर बायोडीजल फ्यूल की बात करें तो जेट्रोफा से प्राप्त किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। और पहला बायोडीजल फ्यूल के कारण क्या किया गया था कि फ्लाइट की बात की गई थी, यानी फ्लाइट चली गई थी कहां से कहां के बीच में? ये चली गई थी देहरादून से दिल्ली के बीच में, देहरादून से दिल्ली के बीच में, यानी ये चलाई गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पहला बायोडीजल जो फ्लाइट चलाई गई थी, यानी पहली बायोडीजल से, जो बायोडीजल होता है ना, पहला जो प्राकृतिक जो ईंधन है बायोडीजल, इससे जो फ्लाइट चलाई गई थी वो कहां से कहां चलाई गई थी? देहरादून से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। और किस विमान के द्वारा चलाई गई थी, यानी कौन सा विमान था? इस विमान का नाम था स्पाइस जेट। क्या नाम था? स्पाइस जो जेट है इसके द्वारा चलाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2018 में ये चलाई गई थी, अगस्त 2018 में चलाई गई थी। तो देखिए, यूकेएसएससी करंट अफेयर आपको 2 साल पुराना भी पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, वैसे इसलिए पूछ लिया। अगस्त 2018 में पहली बार पहला बायोडीजल फ्यूल से एक फ्लाइट चलाई गई थी जो देहरादून से दिल्ली के बीच में चली गई थी। 45 मिनट का इसने समय लिया था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर आपको स्पाइस जेट की बात करें तो इसके जो वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। तो अजय सिंह कौन है? स्पाइस जेट के वर्तमान जो चेयरमैन है वो है। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पहली फ्लाइट थी जो बायोडीजल से चलाई गई थी, देहरादून से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, 45 मिनट का समय लगा था। स्पाइस जेट का यह हवाई जहाज था। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करेंगे, यानी 13 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर यहां पे 14 है कि स्वर्णोदित्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्वर्णोदित्य वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वह की थी इच्छर देव ने। किसने की थी? इच्छर देव ने। और इसका जो अंतिम जो राजा था उसका नाम था सुभिक्ष राज। कौन था? सुभिक्ष राज। देखिए, अंतिम था ये, अंतिम कौन था? सुभिक्ष राज था। संस्थापक कौन था? संस्थापक था इच्छर देव। तो इच्छर देव संस्थापक था और अंतिम कौन था? सुभिक्ष राज। तो यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न हमने कल परसों 2-3 बार डिस्कस करा भी दिया है और यूकेएसएससी ने यही प्रश्न पूछा है। देखिए, यहां पे हम पहुंच गए हैं 14वें क्वेश्चन पे और पूछा है कि चंद वंश का शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो देखिए, कौन था? रुद्रचंद था। और कल हमने आपको बताया था जो ये रुद्रचंद था ये 1588 ईस्वी में
1588 ईस्वी में लाहौर में मिला था। कब मिला था? लाहौर में मिला था, अकबर से मिला था। जो जहांगीर की जो रचना है तुजुक जहांगीरी, वहां पे इसकी रचना मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। जो बदायूनी है उसकी जो किताब है मुंतखाब कुछ ऐसा नाम है, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने बाद में इसे 84 लाख माल का जो परगना है, जो तराई जो क्षेत्र है, वो इसे दे दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है अकबर के काल का। तो जगत जो यहाँ पे रुद्रचंद है वो यही है। जगत चंद की बात करें तो ऐसा ये शासक हुआ जिसने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था। जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला जगत चंद था। सर्वाधिक विकास चंद वंश का किसमें हुआ था? जगत चंद में हुआ था। तो यह चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, हल्द्वानी नगर की जो स्थापना की थी वो की थी, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ट्रेल, ये बिल्कुल सही है। तो हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने की थी। तो ट्रेल द्वारा हल्द्वानी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1834 में की गई थी। 1834 में ट्रेल द्वारा हल्द्वानी नगर की स्थापना की गई थी। और यहीं पर इसने अपने लिए एक बंगला बनाया, और जिस बंगले को किस नाम से जाना जाता है? खाम का बंगला। खाम का बंगला। तो खाम का बंगला किसका है? ट्रेल का है। कहां पर है? हल्द्वानी में है। 1834 में ट्रेल ने किसकी स्थापना की थी? हल्द्वानी की स्थापना की थी। हल्द्वानी की बात करें तो किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। गोला नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पुष्पभद्रा। क्या नाम है? पुष्पभद्रा। तो पुष्पभद्रा किसका प्राचीन नाम है? गोला नदी का है। अच्छा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पे पूछा जाता है कि हल्द्वानी में ट्रेन कब आई थी? ये आई थी 1884 में। तो लखनऊ से हल्द्वानी में जो ट्रेन आई थी ये अप्रैल 1884 में आई थी। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14, यानी 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सरल क्वेश्चन था और आप सभी जानते होंगे, एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, जो यहाँ पे परीक्षा वाणी है उसमें भी इसका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है नैनीताल को। किसे जाना जाता है? नैनीताल को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे ये हो गया नैनीताल का, ये हो गया। अगर यहीं पर आपको पूछा जाता नौकुचिया ताल का, तो नौकुचिया ताल का नाम क्या है? इसका नाम है सनत कुमार। क्या है? सनत कुमार। तो सनत कुमार किसका, यानी सनत कुमार सरोवर किसका नाम है? नौकुचिया ताल का है। अगर यहाँ पे आपको पूछता है गरुड़ ताल का, जैसे यहाँ पर है एक गरुड़ ताल का, क्या है? गरुड़ ताल का। तो गरुड़ ताल आपको पूछा जाता प्राचीन नाम, तो इसका नाम है चित्रहिद्र, यानी चित्रहिद्र। तो चित्रहिद्र किसका नाम है? गरुड़ ताल का है। एक है राकस ताल, जो आपको मानसरोवर में मिलेगा, राकस ताल। राकस ताल का क्या है? तो इसका है रावण हृदय। क्या है? रावण हृदय, यानी रावण का हृदय बोला गया है इसे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पुष्पभद्रा मैंने आपको बताया था अभी, गोला नदी का नाम है। दाबका नदी की बात करते हैं। देखिए, जो दाबका नदी है आपको नैनीताल में मिलेगी, इस नदी का नाम क्या है? देवकी इसका प्राचीन नाम था। क्या नाम था? देवकी इसका प्राचीन नाम था। एक नाम है पर्णपत्रा। क्या नाम है? पर्णपत्रा। यहां पे लिखा है पर्णपत्रा। पर्णपत्रा किसका प्राचीन नाम था? यह था पन्नार नदी का प्राचीन नाम। पनार नदी का प्राचीन नाम था पर्णपत्रा। क्या नाम था? पर्णपत्रा। और आप यहाँ पे यह भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक है मद महेश्वर गाड़। क्या है? मद महेश्वर गाड़। और मद महेश्वर गाड़ की बात करें तो इसका नाम क्या था? पटुमती था। क्या नाम था? पटुमती। तो पटुमती भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है? मद महेश्वर का नाम। क्या है? मद महेश्वर का नाम है। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। तो एवरेस्ट हाउस कहां पर है? एवरेस्ट हाउस आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मसूरी में। तो अभी थोड़ा एवरेस्ट के बारे में जैसे अभी डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, एवरेस्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? एवरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्या था? कर्नल अवतार सिंह। क्या नाम था? कर्नल अवतार सिंह। कर्नल अवतार सिंह। तो कर्नल अवतार सिंह थे कब? 1965 में गए थे, है ना। और यहीं पर अगर तेंजिंग नार्जे की बात करते हैं, तेंजिंग हिलेरी की बात करते हैं, तेंजिंग हिलेरी और नार्वे की बात करते हैं, तेंजिंग नार्वे की बात करते हैं, तो तेंजिंग नार्वे की बात करें तो ये कब गए थे? ये गए थे 29 मई को। कब गए थे? 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को गए थे, यानी 29 मई 1953 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये हिस्टोरिक डे है, इस डे को आपको भूलना नहीं है। 29 मई 1953 को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और फिर बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल की जो तिथि आपको ध्यान रखना है वो है 23 मई को। 23 मई 1900 कब है? 1984 है। 23 मई 1984 है। और 24 मई को तो उनका जन्म हुआ था, यानी अपने जन्म से एक दिन पहले उन्होंने फतेह किया था एवरेस्ट को। तो यहां से ये ध्यान रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोराड़ी का मेला लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोराड़ी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है, चंपावत में लगता है। तो कहां पे इसका आंसर लगेगा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोराड़ी का मेला पिथौरागढ़, चंपावत जिले में, या फिर अल्मोड़ा में, या फिर बागेश्वर में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे
बी दिखाई दे रहा है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी पिथौरागढ़ जनपद इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद की हम बात कर रहे हैं, तो पिथौरागढ़ जनपद से आपको कुछ और भी मेले ध्यान रखने हैं। जैसा एक मेला है थल का मेला, थल मेला। और थल मेले की बात करें तो देखिए, थल मेले की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1940 से। अप्रैल 1940 से थल मेले की शुरुआत हुई थी। यहीं पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जोल जीबी का मेला। किसका लगता है? जोल जीबी का मेला। और जोल जीबी के मेले की बात करें दोस्तों, तो यह जो लगता है, यह लगता है काली व गोरी नदी के संगम पर। काली व गोरी नदी, काली व गोरी नदी के संगम पर कौन सा लगता है? जोल जीबी का मेला लगता है। शुरुआत कब से हुई थी जोल जीबी मेले की? इसका आंसर बताइए दोस्तों कोई, कि जोल जीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके अलावा पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में ही आपको कौन सा मेला लगता है? हुंकारा देवी का मेला लगता है। हुंकारा देवी का मेला, थल मेला, जोल जीबी का मेला, मोस्टा मानू का मेला, मोस्टा मानू का मेला, मोस्टा मानू का मेला। तो मोस्टा मानू का मेला भी कहां पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। तो इन चीजों को आपको यहां पे ध्यान रखना है पिथौरागढ़ के जनपद से। क्वेश्चन नंबर यहां पे अगर बात करेंगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर यहां पे 15 16 हो गया, ये 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 18 शायद 18वां क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों, नहीं ये 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां। और 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो ये तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कराया था दोस्तों। यहाँ पे ये प्रश्न हमने इसलिए आपके लिए यहाँ पे रखा है कि हम आपको ये सभी जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको याद करवाना चाहते हैं। देखिए, याद कराने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक हम देखें दोस्तों, कोशिश करते हैं कि ट्रिक हम कम से कम यूज करें, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक इमेज बैठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ट्रिक हम भूल सकते हैं लेकिन इमेज हम नहीं भूल सकते। अगर आपके मन में अगर इमेज ध्यान रहेगी तो आप आसानी से कर दोगे। देखिए, यहाँ पे एक नंबर आपको ध्यान रखना है, 323242, यानी 32 32 42, 32 32 42, 32 32 42, 32 32 42, और एक है 6666। अब देखिए कैसे याद करना। देखिए, यहां पर है 33। आप सभी जानते होंगे कि कौन सा जनपद है दोस्तों। मैं कुछ मानता हूं कि आपको सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे ये उत्तरकाशी है, ये टिहरी गढ़वाल है, यानी ये हो गया उत्तरकाशी हो गया, ये टिहरी गढ़वाल हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। ये सभी आपको मालूम होगा कि कौन सा जनपद हो गया ना। तो मैं मान के चल रहा हूं। देखिए, ये हो गया 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है 4, और फिर यहाँ पे 2। तो देखिए 3 2 3 2 और 4 2, यानी 32 32 32 42, 32 32 42। तो ऊपर के आपने देख लिया 32 32 42, तो 32 32 42, यानी यहाँ पे आपने देख लिया 32 32 42। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 32 32 42, तो 32 32 42, 32 32 42। तो ऊपर के जितने भी जनपद है याद हो गए, 32 32 42, यानी 3 विधानसभा सीट उत्तरकाशी में है, 2 विधानसभा सीट रुद्रप्रयाग में है, 3 चमोली में है, 2 बागेश्वर में है, और फिर 4 अगर हम यहाँ पे बात करें चमोली में है, और 2 की बात करें यहाँ पे तो ये कहां पर है? चंपावत में है। तो ये याद हो गया। अब आ जाइए 6 6 पे। तो देखिए दोस्तों, यह जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जनपद है यहाँ पे सारे, इन सभी में 6 6 हैं, यानी 6 6 6 और 6, यानी टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल 6 6 6 हैं। इन सभी जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6 6 विधानसभा सीटें हैं। तो आसानी से याद हो जाएंगे 32 32 42 और 6 6 6 6। तो ये याद हो गए। फिर देखिए, अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है हरिद्वार में। क्या है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितना है? हरिद्वार में आपको मिलेगा 11, देहरादून में आपको मिलेगा 10, तो 10 11, और उधम सिंह नगर को आपको ध्यान रखना है, वो कितना है? 9। तो यहां से आप इसे आसानी से दोस्तों इन सभी को आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। कि गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? टीलू रोतेली, महारानी कर्णावती, गोरा देवी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यह क्वेश्चन यूकेएसएससी ने जो अजय रावत सर की बुक है वहां से पिकअप किया था दोस्तों। इससे पहले ये क्वेश्चन यानी ग्राम विकास अधिकारी में एग्जाम से पूछे जाने से पहले ये क्वेश्चन काफी टफ था, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ने, लगभग 2 या 4% स्टूडेंट ही इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन अब लगभग सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिखाई दे रहा है, तीलू रोतेली जी। तो गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रोतेली जी को कहा जाता है। अब दोस्तों यहां से थोड़ा कुछ और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखिए और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं तीलू रोतेली जी के बारे में बनेंगे। जैसे तीलू रोतेली जी का जन्म कब हुआ था? तीलू रोतेली जी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 में। तो 8 अगस्त 1661 में जो गुराड़ गांव है चौनकोट में, एकेश्वर के सामने, वहां पे तीलू रोतेली जी का जन्म हुआ था। दोस्तों इतिहास के बारे में आप सभी जानते होंगे, तीलू रोतेली जी को तिलोत्तमा देवी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तिलोत्तमा देवी, तिलोत्तमा
तिलोत्तमा देवी। तो मूल नाम क्या था? तिलोत्तमा देवी था। पिताजी का नाम भूप सिंह गोल्ला था। ये तो बेसिक बात होगी दोस्तों, लेकिन अब प्रश्न किस हिसाब से आपके बनेंगे, तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें जरूर नोट डाउन करें। पहला प्रश्न यहां पे दोस्तों यह है कि आप सभी जानते हैं कि तीलू रोतेली से संबंधित महत्वपूर्ण क्या दिए जाते हैं? अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है यहां पे कि तीलू रोतेली पुरस्कार क्या है? तीलू रोतेली पुरस्कार। तो तीलू रोतेली पुरस्कार की बात करें तो कब से दिया जाना शुरू किया गया? यह दिया जाना शुरू किया गया 2006 में। जो महिलाएं होती हैं जो अपने फील्ड में काफी प्रसिद्धि पाती हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे यह है कि इसकी राशि वर्तमान में, देखिए पहले कम दी जाती थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है। वर्तमान में इसकी राशि 51,000 रुपए कर दी गई है। ध्यान रखना, 51,000 रुपए, 51 के यानी 51,000 रुपए कर दी गई है। अभी 2021 में जो दी गई थी वो 31,000 रुपए दी गई थी। अब 2022 से यह राशि 51,000 कर दी गई है। और काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो वंदना कटारिया जी हैं उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया था। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट यहां से है, तीलू रोतेली पेंशन। तीलू रोतेली जो पेंशन है कि तीलू रोतेली पेंशन किसे दिया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखना, तीलू रोतेली पेंशन की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2014 से हुई थी। कब से हुई थी? 1 अप्रैल 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पेंशन 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए ये दिया जाता है जो कृषि जो क्षेत्र है, यानी कृषि क्षेत्र में अगर कोई काम करते वक्त अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उन्हें यह जो पेंशन राशि है वो दी जाती है। और वर्तमान में 1200 रुपए यह राशि दी जाती है। शायद अगर अभी बढ़ाई ना होगी तो अभी यानी जनवरी फरवरी के आंकड़ों के अनुसार 1200 रुपए राशि दी जाती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ जी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था, 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा साइन कर दिया गया था। और दोस्तों यहां पे एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, 28 अगस्त की जगह में अगर आप 25 अगस्त आप तिथि ध्यान रखते हो, क्योंकि जो ऑफिशियल तिथि है, यानी जो ऑफिशियल तिथि है, अगर आप इसका गजट देखोगे वहां पे 25 अगस्त लिखा गया है, तो वह तिथि भी ध्यान रखना। खैर 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था, 28 अगस्त को कब राष्ट्रपति द्वारा, जो के.आर. नारायण राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने इस पे साइन भी कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तरांचल राज्य की जो प्रथम विधानसभा है यानी निर्वाचित है, तो यह हमने कल भी डिस्कस किया था और प्रश्न यहां पे भी पूछा गया है। तो निर्वाचित की बात की गई है, तो देखिए निर्वाचित कौन है? यशपाल आर्य जी हैं। कौन है? यशपाल आर्य जी हैं। उत्तरांचल जो राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष है वो यशपाल आर्य जी हैं। पहले पूछा जाए तो पहले प्रकाश पंत थे। हरबंश कपूर पूछा जाए तो ये कौन से थे? यानी ये दूसरे निर्वाचित विधानसभा के थे। और गोविंद सिंह कुंजवाल की बात करें तो वो तीसरे विधानसभा थे, यानी तीसरे विधानसभा जो निर्वाचित विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे। तो यानी यहां पर ये हो गया। अच्छा दोस्तों, यहां पे एक चीज और बात की जा रही है, जैसे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया प्रथम निर्वाचित विधानसभा। अब आपके लिए प्रश्न ये बनेगा, जैसे यह वर्तमान जो विधानसभा है, यानी वर्तमान जो विधान है, यानी जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वह हैं रितु खंडूरी जी। कौन है? रितु खंडूरी जी। तो ध्यान रखना, वर्तमान में कौन है? रितु खंडूरी जी है। कौन सी विधानसभा से हैं? कोटद्वार विधानसभा से हैं। कौन सी विधानसभा से हैं? कोटद्वार विधानसभा से हैं। तो वर्तमान कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी है। इससे पहले कौन थे? प्रेमचंद अग्रवाल जी थे। और रितु खंडूरी जी की बात करें तो इनका जो संबंध है ये कोटद्वार से है। अब दोस्तों थोड़ा और टफ प्रश्न क्या बनेगा? देखिए अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था वहां पे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि जो पहली विधानसभा जो निर्वाचित हुई थी, यानी जो पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे कब हुए थे? तो ध्यान रखना, पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आपको पूछा जाएगा। तो कब हुए थे? वो हुए थे 14 फरवरी 2002 को। 14 फरवरी 2002 को। तो 14 फरवरी 2002 को पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे यहाँ पे हुए थे। और इस चुनाव के विजय के बाद जो एनडी तिवारी थे मुख्यमंत्री बने, यशपाल आर्य जी विधानसभा अध्यक्ष बने। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अच्छा वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? जैसे अध्यक्ष रीता खंडूरी जी है, यानी ऋतु खंडूरी जी है। और वर्तमान की बात करें दोस्तों यहाँ पे कि चुनाव जो हुआ था ये कब हुआ था? तो यह जो हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी को। कब हुआ था? 14 फरवरी 2022 को। तो यह तिथि भी ध्यान रखना, 14 फरवरी को ही हुआ था। 14 फरवरी यहां भी हुआ, 14 फरवरी 2022 में भी हुआ। और यहां पे कुल मतदान जो हुआ था, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न टफ प्रश्न बनते हैं तो ऐसे बनेंगे।
65.3% कुल मतदान था, यानी 65.37 के आसपास था। तो 65.3 आप ध्यान रखना, 65.3% क्या हुआ मतदान यहां पे इस बार हुआ। रितु खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री बनी है, रितु खंडूड़ी जी विधानसभा अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की, बैजनाथ, गरुड़, कौसानी या सोमेश्वर। तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए आपको बैजनाथ दिखाई दे रहा है वह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पे, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो अंतिम नदी है वह कौन सी है। पश्चिम से पूरब की ओर और अंतिम नदी पूछा गया है। तो देखिए जो अंतिम नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है उसका नाम क्या है, लधिया नदी। क्या नाम है, लधिया नदी। तो देखिए दोस्तों नदी तंत्र की हमने आपको एक एनिमेटेड क्लास दी थी, आप जरूर देखा होगा आपने। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ नदियों के बारे में, इन चारों नदियों के बारे में, जो दाबका नदी है, बाकरा नदी है, लधिया नदी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है काला पानी जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर है काला पानी क्षेत्र, आप सभी जानते हैं काला पानी क्षेत्र। तो यहां पर है काला पानी क्षेत्र, और काला पानी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, काली नदी, इस हिसाब से यहां पे निकलती है, और ये होते हुए यहां पे चंपावत से जाने के बाद नेपाल से होते यहां से बाहर हो जाती है। तो ये आ गई कौन सी, ये आ गई काली नदी। क्या आ गई, काली नदी। तो यानी यहां तक ये हो गया। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे कि जो यहां पे पनार नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां से निकलती है सरयू नदी, यानी कुछ ऐसे निकलती है सरयू नदी, और ये ऐसे होकर यहां से ऐसे जाकर फिर यहां पे काली नदी पे अपना संगम बना देती है। तो यहां से ये निकली, ठीक है। फिर यहां से क्या निकली, एक नदी निकलती है जिसे क्या कहते हैं, देखो ये जो नदी है इसका नाम है सरयू नदी। क्या नाम है, सरयू नदी। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है, गोमती नदी। तो गोमती नदी, सरयू नदी हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हम यहां पे डिस्कस कराना चाह रहे हैं वो यहां पे ये है कि अल्मोड़ा से, यानी यहां से एक नदी निकलती है, यानी यहां से बात करें, यहां से एक नदी निकली चंपावत से होकर, और फिर यानी यहां पे पहले बॉर्डर बनाया, और फिर यहां पर इस नदी ने जो सरयू नदी है उससे अपना संगम बना दिया। और यह संगम कहां पे हुआ, यह संगम हुआ काकरी घाट पर। कहां पे हुआ, काकरी घाट पर। तो यह आपको ध्यान रखना है, कहां पे ध्यान रखना है, काकरी घाट पर। तो देखो, और यह जो नदी है इस नदी का नाम है पनार नदी। तो एक नदी आपकी क्लियर होगी जो यहां पर क्वेश्चन में है, पनार नदी हो गया। तो पनार नदी काकरी घाट में मिलती है, सरयू की सहायक नदी है, और ये कुछ इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। दूसरी नदी है यहां पे पनार नदी, ये हो गया। दूसरी नदी है यहां पे लधिया नदी, जो सबसे अंतिम नदी है। देखिए दोस्तों जो लधिया नदी है वो आपको चंपावत में मिलेगी, कुछ इस प्रकार जाएगी, और फिर यहां पर जो काली नदी है उससे चूका नामक स्थान पर, कहां पर, चूका, ध्यान रखना, चूका, चूका। तो चूका नामक स्थान पर जो यहां पे इस नदी का नाम क्या है, लधिया नदी। क्या है, लधिया, लधिया नदी। तो लधिया नदी चोका नामक स्थान पर काली नदी से अपना संगम बना देती है। तो दो नदी ये होगी। तीसरी नदी कौन सी बची, यहां पे एक बची है, यहां पे दाबका नदी। अच्छा दोस्तों लधिया नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है कोयराला नदी, ध्यान रख लेना। अब है दाबका नदी। अब जब हम दोस्तों दाबका नदी की बात कर रहे हैं तो दाबका नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपको नैनीताल से निकलती दिखाई देगी, और नैनीताल से निकलते हुए कुछ इस प्रकार जाएगी, और बाद में जो कोसी नदी आ रही है ऊपर से अल्मोड़ा से, उस पर क्या कर देती है, अपना संगम बना देती है। तो दाबका नदी कहां पे मिलेगी, नैनीताल से निकलती है। किस नदी से अपना संगम बनाती है, कोसी नदी से अपना संगम बना देती है। तो दाबका नदी ये हो गया। फिर यहां पर एक नदी और है जो बच गया है, वो है बाकरा नदी। क्या है नाम है, बाकरा नदी। जो दाबका भी हो गया, बाकरा हो गया। तो बाकरा नदी भी यहां से निकलती गर्म पानी नैनीताल से, और फिर यहां से निकलने के बाद ये थोड़ा नीचे आ जाएगी उधम सिंह नगर होते हुए, और यह खानपुर शहर से होके जाती है। क्या है, खानपुर। तो ध्यान रखना उधम सिंह का जो उधम सिंह नगर है वहां का जो खानपुर जो शहर है वहां से होकर गुजरती है। तो चारों नदी दोस्तों आपने यहां पे देख ली, अक्सर पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां तक ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट ने काफी ऑब्जेक्शन भी दिया था। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्शन आयोग ने नहीं माना, और इसका राइट आंसर क्या माना आयोग ने वही भी हम डिस्कस करते हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट का जो स्तंभ लेख है इसका कब माना गया, यानी स्तंभ लेख कब का है, 8वीं सदी, 2वीं, 5वीं या 6ठी सदी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है, 6ठी सदी। गोपेश्वर और बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है वो 6ठी और 7वीं सदी का है। तो 7वीं तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है 6ठी सदी वह हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देहरादून में कर्णपुर महल, तो कर्णपुर जो मोहल्ला है वो किसने बसाया था, रानी कर्णावती ने। अब देखिए दोस्तों रानी कर्णावती से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। हमने जब इतिहास की क्लास कराई थी उत्तराखंड ज्योग्राफी की, वहां पे गोरखा शासन और गढ़वाल पारवंश सभी को, तो वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस कराया था। तो रानी कर्णावती से क्या क्या प्रश्न बनते हैं,
देखिए, इनके पति का नाम क्या था? महिपति शाह था। पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह था। नकटी रानी, दुर्गावती, ताराबाई, रानी कर्णावती के उपनाम थे। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट किताब थी और इस किताब का नाम था स्टूडियो डी मोगोर। स्टूडियो डी मोगोर। यह पुस्तक किसने लिखी? निकोलस मनुची ने लिखी। किसने लिखी? निकोलस मनुची ने। और यहां पे क्या लिखा था कि मुगलों की जो 1 लाख सेना थी, पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार जो सेना थी, उसको रानी कर्णावती ने बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो यह बताया था स्टूडियो डी मोगोर पुस्तक में निकोलस मनुची ने यह पुस्तक लिखी थी। उस समय सेनापति कौन थे जब आक्रमण किया था? नवाजात खां था। कब आक्रमण किया था? 1636 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर जब यह आक्रमण विफल हो गया था, फिर दोबारा बदला लेने के लिए 1655 में दोबारा आक्रमण किया गया। खलीतुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। रानी कर्णावती से इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि रानी कर्णावती का हमें एक ताम्रलेख मिलता है। कौन सा ताम्रलेख मिलता है? एक ताम्रलेख मिलता है जो हमें हाट ग्राम से मिला है। हाट ग्राम का जो ताम्रलेख है, जो चमोली से हमें प्राप्त हुआ है, किसका है? रानी कर्णावती का है। किसका है? रानी कर्णावती का है। कब का है? 1640 ईस्वी का है। 1640 ईस्वी का है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट बातें रानी कर्णावती से ये थी, इसे जरूर नोट डाउन करें। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर भी और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। अब दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी 20 मार्च 2002 का। 20 मार्च 2002 का। अब देखिए दोस्तों, यहां से कुछ और प्रश्न आपके लिए क्या क्या बनेंगे, तो क्या क्या आपके लिए जो प्रश्न बन सकते हैं यहां से वो आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हो गया उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण 20 मार्च 2002, यानी इसे कहते हैं उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। अब दोस्तों, यहां पे इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। एक है लोक सेवा आयोग। क्या नाम है? लोक सेवा आयोग। यानी लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, यानी यहां पे बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस। और आयोग की बात करें, आयोग को क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। आयोग को क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो गया। यहां से प्रश्न दोस्तों यह बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 14 मार्च 2001 को। 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह एग्जिस्टेंस में कब आया था? एग्जिस्टेंस में यह आया था 15 मई को। ध्यान रखना, 15 मई 2001 को इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। 14 मार्च को इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 15 मई 2001 को यह एग्जिस्टेंस में आया। इसने अपना वर्क जो फुल फोर्स में करना शुरू कर दिया था। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और है जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पे तीनों आपको यहां पे कमेंट करा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपने देख लिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर यहां पे एक चीज और है, यह है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह हो गया, ध्यान रखना, यह है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। तो ध्यान रखना, ये ट्रिब्यूनल है, इसे हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण। तो ट्रिब्यूनल की बात करें, ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 2001 को हुई थी। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। और यूसी ध्यानी इसके वर्तमान में क्या है? इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। और लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं डॉक्टर राकेश कुमार। कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। तो लोक सेवा आयोग का यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो डॉक्टर राकेश कुमार, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की बात करें तो वह कौन है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यूसी ध्यानी। स्थापना कब हुई? 28 मार्च 2001 को हुई। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। और आयोग ने भी इसी को माना था। आयोग ने इस बार जो क्वेश्चन दिए थे ना ग्राम विकास अधिकारी में, बहुत गलत दिए थे, क्योंकि आयोग ने यह वाला ऑप्शन दे दिया था और इसी की वजह से बहुत स्टूडेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह ऑप्शन से नहीं देने चाहिए थे और इसी के वजह से बहुत से स्टूडेंट के गलत हुए। तो खैर यहाँ पे हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रभाव जो प्रणाली है वो गंगा प्रवाह प्रणाली को माना गया है और यही आपको भी आगे मान के चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये छूट गया था कि राजा जो सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 1816, 1815, 1814, 1915। 1915 तो सबसे पहले गलत होगा, तो 28 दिसंबर 1815 इसका राइट आंसर है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
सुदर्शन शाह के बारे में थोड़ा देख लीजिए। वैसे हमने जब डिस्कस किया था क्लास में, तो देखिए सुदर्शन शाह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए सुदर्शन शाह के बारे में इंपॉर्टेंट, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी बनाई थी और इसी को रेस्टोरेशन डे के रूप में जानते हैं। तो 1815 यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, है ना। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का जो अधिकार है उसे अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया, तो यह तिथि इंपॉर्टेंट है और यह तिथि क्या है, 4 मार्च 1820। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 मार्च 1820, ध्यान रखना, 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों ने स्वीकार किया सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार टिहरी गढ़वाल में। 4 मार्च 1820, 28 दिसंबर 1815 को टिहरी के जो राजधानी है उसे बसाने का काम किया था, उसे बसाया था, ठीक है। 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी में शामिल किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जब क्लास डिस्कस की थी गढ़वाल पार वंश के, तो वहां पे भी डिस्कस किया था और एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको यहां भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि 28 दिसंबर 1842 को 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था कुमाऊं कमिश्नर को, ऐसा पूछा जाएगा, तो 26 दिसंबर 1842 को, ठीक है। फिर सुदर्शन शाह से कुछ और पॉइंट है, जैसे कि 1848 में राजप्रसाद का निर्माण करवाया था, जिसे हम पुराना महल भी कहते हैं। सभासार ग्रंथ की रचना की थी, है ना, सभासार ग्रंथ की रचना की थी, 7 खंडों में है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा है, जो यहाँ पे जो खनेती देवी आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रश्न अभी लेटेस्ट पूछा गया है यूकेएसएससी ने। तो खनेती देवी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण का जीर्णोद्धार कराने का काम कराया था सुदर्शन शाह और खनेती देवी ने मिलकर। दरबारी कवि चेतु मानकू, मूरक्राफ्ट यहाँ पे विदेशी यात्री था और इसने इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा था। भू बंदोबस्त वगैरह 1823 में कराया गया था। सकलाना विद्रोह हुआ था, यहाँ पे टिहरी जन विद्रोह हुआ था और लास्ट में सुदर्शन शाह की मृत्यु 6 जून 1859 को हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही है। और हाँ दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।